नमस्कार साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था भाग 1 से भाग 4 तक साथियों। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। और भाग 4 क जिसमें मूल कर्तव्य है दोस्तों, जो अनुच्छेद 51 क में स्थित है। आज हम चर्चा करेंगे भाग 5 संघ के बारे में, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 5 संघ जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। आज बात करेंगे राष्ट्रपति पर। दोस्तों, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक हमारे देश का राष्ट्रपति कहलाता है। आगे है दोस्तों राष्ट्रपति पद की योग्यता। भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 58 में बताया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका वही राष्ट्रपति बनने योग्य होगा और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति उम्मीदवार होता है वो किसी लाभ के पद पर ना हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। राष्ट्रपति बनने के लिए जो कैंडिडेट होता है उसको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल जो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल में दोस्तों कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये 3 चीज़ भाग लेती है दोस्तों। राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में दोस्तों भारत के संसद में राज्यसभा तथा लोकसभा है तथा विधानमंडल में विधानसभा तथा विधान परिषद होते हैं जो राज्य स्तर पर होते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा तथा विधानमंडल की विधानसभा ही भाग लेती है। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब ये होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होता है उसमें से जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसके 50 सदस्य तो उसका प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्तावक मतलब दोस्तों उसका मतलब वो सभाओं में ये बोलता है कि ये आदमी सही है और इसको राष्ट्रपति बनने योग्य है, तो उसके प्रस्तावक जो प्रस्ताव लेके जाता है, संसद में जो प्रस्ताव लेके जाता है उसके 50 प्रस्तावक होने जरूरी है और उसके 50 अनुमोदक होने जरूरी है। अनुमोदक मतलब उसका अनुमोदन करने वाला कि भाई ये कैंडिडेट सही है, इसको राष्ट्रपति बना दिया जाए और इसके राष्ट्रपति के लिए ये उम्मीदवार एकदम परफेक्ट है। तो ये 50 प्रस्तावक अलग होने चाहिए और 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए दोस्तों। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों भारत में कोई नियम लागू नहीं है। वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति काम करती है दोस्तों। एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति इस्तेमाल की जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा
राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो विवाद हो जाता है उसका निपटारा करने के लिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होता है तो अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति बन जाता है और वो अवैध घोषित हो जाता है उसका निर्वाचन, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो अवैध घोषित नहीं किए जाते हैं। 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा तथा पद की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 ये कहता है कि हमारा राष्ट्रपति पद की समाप्ति के बाद भी पद पर बना रह सकता है, क्योंकि जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता, तब तक वह पुराना राष्ट्रपति अपना कार्य करेगा। जो अनुच्छेद 56 ये बताता है। राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति किन के सामने शपथ लेता है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति किन के सामने शपथ लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष पहले भी पद त्याग सकता है। यहाँ पर लिखा था कि 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष पहले भी अपने पद को त्याग सकता है। वो किस प्रकार त्याग सकता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र से। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है लिखित रूप में, और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तथा इसकी सूचना पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, तभी जाके वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर, अगर हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति द्वारा हमारे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा हो तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। जो जिस भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा होता है तो इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जानी अनिवार्य है। ये एक शर्त है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। मतलब अगर राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो उसके 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। 1/4 सदस्यों का, जैसे 100 सदस्य है तो उसमें से 25 सदस्यों के हस्ताक्षर उस लिखित सूचना पर होना अनिवार्य है, जो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाना है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद का वो सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, उसके 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिस सदन में वो प्रस्ताव किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, उसके 2/3 सदस्यों द्वारा उसको पारित कर, अगर उस सदन के 2/3 सदस्य पारित कर देते हैं तो वो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो दूसरे सदन में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। उसके 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, तभी वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएगा। जो दूसरे सदन में वो जो प्रस्ताव जाएगा ना, तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच कराएगा। अगर जांच में उसका आरोप सिद्ध होते हैं तो 2/3 सदस्य
राष्ट्रपति के लिए जो जांच कराई जाती है, 2/3 सदस्यों द्वारा अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है कि भाई ये जांच सही है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। मतलब कैसे दोस्तों, कि दूसरा सदन जो पहला सदन जो प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन में भेजता है, अगर दूसरा सदन उसकी जांच करवाता है, दूसरा सदन जांच करवाएगा तो उस सदन के जो 2/3 सदस्य है, अगर वो 2/3 सदस्य मिलकर कहता है कि ये जो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। 6 माह से अधिक राष्ट्रपति पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। 6 माह के भीतर इस पद को भरना अनिवार्य है। अन्य आकस्मिकताओं के राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। अन्य आकस्मिकता, कोई भी आकस्मिकता हो जाती है तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। अगर हमारा राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो उसके स्थान पर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्य करेगा। अगर दोनों की अनुपस्थिति है, राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस पद पर बना रहेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये पद पर बना रहता है दोनों की अनुपस्थिति में। अगर मान लो तीनों की अनुपस्थिति हो जाए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन तीनों की अनुपस्थिति होती है, तो उसके उपलक्ष्य में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति का कार्य किया जाता है। ये हमारे अनुच्छेद 70 में बताई गई है। अनुच्छेद 70 में लिखी गई है बात कि अगर तीनों की अनुपस्थिति हो जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तीनों की अनुपस्थिति होती है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करता है। ये अनुच्छेद 70 में बताया गया है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। भारत के राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। इसका वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति के वेतन होता है जो आयकर से मुक्त होता है, उन पर कोई आयकर नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास मिलता है भारत में, और संसद द्वारा स्वीकृत जो अन्य भत्ते होते हैं वो मिलते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है तो उसके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। जो राष्ट्रपति पद पर जब राष्ट्रपति पद धारण करता है उस समय जो वेतन और भत्ते तय होते हैं, वही जब तक वो रहता है उस पद पर तब तक ये मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं होती है। और राष्ट्रपति के लिए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए राष्ट्रपति के लिए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं तथा राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होता है हमारे देश के प्रति, तो इसमें अलग अलग प्रकार है। जैसे नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी, राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या होता है? राष्ट्रपति किस किस को नियुक्ति देता है? हमारे भारत का राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? जो नियुक्ति इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो मैंने एक जगह पर लिखी है। हमारे भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है कि किस किस को मंत्री बनाया जाना है। वो प्रधानमंत्री सलाह देता है हमारे राष्ट्रपति को कि किन किन को मंत्री बनाना है, तो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तथा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है तथा अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, इनके सदस्य होते हैं एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार में प्रधानमंत्री तथा उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य में कौन कौन से नियुक्ति करता है? संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, संघीय क्षेत्रों के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राजदूतों व अन्य राजनयिकों के, भारत के जो राजदूत जिनकी नियुक्ति करनी होती है दूसरे देशों में, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग, वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये था जो मैंने पहले आपको करवा दिया था, इनमें इनसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। फिर बाद में आती है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ होती हैं? राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति होता है जो संसद का जो सत्र चलता है उसको आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हमारी लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। संसद के एक सदन में या एक साथ दोनों सदन में, संसद के एक सदन में या एक साथ दोनों सदन में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदन में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद द्वारा पारित विधेयक, जो विधेयक संसद द्वारा पारित होता है वह विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अगर संसद के दोनों सदन एक कोई विधेयक बनाता है तो वो जो विधेयक बनकर तैयार होता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर विश्लेषण करके फिर उसका अनुमोदन करता है कि ये जो राष्ट्रपति जब अनुमोदन करता है तब ही वो कानून बनता है। अन्यथा अगर राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा। जो निम्न विधेयक है जो राष्ट्रपति करते हैं वो निम्न विधेयक के रूप में आते हैं, जैसे नए राज्य का निर्माण तथा वर्तमान राज्य का क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण या जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा उनके नाम में जो परिवर्तन संबंधित विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाता है। नए राज्य का निर्माण, कोई भी नया राज्य बनाना है या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना तथा उनकी सीमाओं को बढ़ाना या घटाना व अन्य उस राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, ये सभी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागम और निर्बंधन लगाने वाले विधेयक ये राष्ट्रपति द्वारा पारित किए जाते हैं। फिर आता है धन विधेयक, फिर संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है, यदि कोई भी साधारण विधेयक पारित करते होता है उसमें दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन की असहमति होती है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, संसद में जो मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो अधिकार राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन उसको संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत, संविधान के संशोधन 104 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। राजनीतिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। दूसरों जो भारत और दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता होता है या कोई भी संधि होती है वह राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं।
राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, जो कि किन किन राजदूतों को अन्य देशों में नियुक्त करना है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। तथा दूसरे देशों के जो राजदूत होते हैं उनको विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के पास एक समाधान की शक्ति होती है, समाधान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अंतर्गत किसी भी अपराध के दंड को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। किसी भी अपराध के दंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और कुछ विशेष शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास, जो निम्न प्रकार है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमा मतलब क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर कोई भी क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, फौजदारी मुकदमा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जो अनुच्छेद 123 में है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है। सैन्य बलों की शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है। आपात शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास कुछ आपात शक्तियाँ होती है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इन तीनों आर्टिकल से क्वेश्चंस बने हुए हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 बताता है। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 में बताया गया। हमारे राष्ट्रपति के पास 3 आपात शक्तियाँ होती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। राष्ट्रपति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र है। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। और कार्यकाल के दौरान वे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, मैंने राष्ट्रपति के बारे में जो भी बातें थी वो आपके इस वीडियो में पूरा बता दिया गया, जो यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस तथा अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इससे बाहर राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया पूरा का पूरा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है।